वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बरह रास्त लिए चलते हैं। तो जो मुनाफाखोर या होल्डर्स जो हैं उन्होंने जो है गंदम को प्रोक्योरमेंट की और उन्होंने जो है उसके स्टॉक्स वैसे शॉर्टेज जो है मतलब गंदम की मिकदार बहुत है लेकिन वो उन मुनाफाखोरों ने स्टोर की हुई है, उनके पास है। सरकारी प्रोक्योरमेंट इस बार बहुत कम हुई और जो टारगेट रखे गए थे सरकारी प्रोक्योरमेंट के वो कम सिंध में भी हुए और पंजाब में भी हुए, जिस पे सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट ने भी इस पर एक्शन लिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस पर विजिलेंट हैं। सिंध हुकूमत ने फिर फैसला किया कि जी क्रैक डाउन करें, जो कि हमने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सूबाई वज़रा के हमरा, उसमें हमने कहा था कि जी हम क्रैक डाउन करेंगे और गंदम के जो है वो जो ज़खायर इजाफी ज़खायर जिन लोगों ने गैर आइनी तौर पर गैर कानूनी तौर पर रखे हुए हैं, जो उनको आइन और कानून इजाज़त नहीं वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपने बराह रास्त मनाज़िर न्यूज़ की स्क्रीन पर देखे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बराह रास्त मनाज़िर आपने न्यूज़ की स्क्रीन पर देखे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका मज़ीद क्या कहना था वो भी आपने सुना। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी, जो आपने न्यूज़ की स्क्रीन पर बराह रास्त देखी भी है और सुनी भी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी और बराह रास्त आपने न्यूज़ की स्क्रीन पर देखी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। न्यूज़ की स्क्रीन पर आपने बराह रास्त देखी भी है और सुनी भी है और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त आपने न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाई है। जो कि पहले बढ़ चुके थे, उसमें 13 रुपये पर केजी को वो रिड्यूस हुआ है। जो कि पहले बढ़ चुके थे, उसमें 13 रुपये पर केजी को वो रिड्यूस हुआ है और उसमें हुकूमत सिंध ने ये भी रखा हुआ है कि जी हम किसी भी सूरत में आटे की कीमत को बढ़ने नहीं देना, उसकी इजाज़त नहीं देंगे। हम मुख्तलिफ फैक्ट्री ओनर से भी बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से भी बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम गंदम को जो है वो उसकी शॉर्टेज को फेस कर सकें। दूसरा अहम इशू जो है वो आपको पता होगा कि एक डॉक्टर आकाश कुमार को जो है कुछ शरपसंदों ने और मुख्तलिफ उनके जो मोटिव से उन्होंने उनका कत्ल किया, जिसकी हुकूमत सिंध ने सख्ती से उसका नोटिस लिया। चीफ मिनिस्टर ने उसका सख्ती से नोटिस लिया और पुलिस ने बहुत ही उम्दा तरीके से कार्रवाई की और 3 कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक कातिल का नाम है अनिल, एक का रामचंद और एक का सुरेश। तीनों कातिल जो हैं ये सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलजमान के कातिल जो हैं ये सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलजमान के कब्जे से असला, नकद रकम, जबकि वारदात में इस्तेमाल होने वाली एक गाड़ी और 2 मोटरसाइकिलों की निशानदी भी इसमें की गई, वो भी रिकवर की गई है। और पुलिस ने बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, बहुत ही उम्दा एक्शन लिया, जिसकी वजह से जो है ये जो है वो कार्रवाई अमल में आई। जिनका नुकसान हुआ है, ज़ाहिर है वो नुकसान वापस उनका नहीं किया जा सकता, एक कीमती जान गई। लेकिन आप देखें कि लोग किस तरीके से जो है इस तरह की वारदात करते, लेकिन हुकूमत सिंध ने जैसा नोटिस लिया और पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की, वो उसका नतीजा ये निकला कि वो लोग गिरफ्तार हुए। अभी उनके मजीद जो है सहूलतकार उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाइयाँ पुलिस जारी करके बैठी हुई है और हिदायत की जा रही है कि कराची के हसास और पोश इलाकों में सिक्योरिटी और पुलिस गश्त मजीद बढ़ाया भी जाए और इन जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो तीसरा एक नहायत अहम इशू है वो आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले एक खिताब के दौरान हमारे पाक अफवाज के जवानों, हमारे शौदा और हमारे गाजियों के बारे में कमेंट किया गया, जिसकी हम भरपूर अल्फाज में मत करते हैं। हम समझते हैं
कि जो ये शहीद और जो गाजी हैं ये किसी भी मुल्क के लिए सबसे कीमती असासा होते हैं। हमारे मुल्क में आज हम जिस तरीके से सुकून के साथ अपने मुल्क में बैठे हुए हैं, उन लोगों से पूछें जिन मुल्कों के पास इस तरह के जवान मौजूद नहीं हैं, उन लोगों से पूछें जिन मुल्कों में के पास सहूलियत नहीं है, आज उनके साथ क्या हशर हो रहा है। मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप देखें इस वक्त आपके अड़ोस पड़ोस में और हमारे बाकी जगहों पे देखें कि जो ममालिक जिनके पास फोर्सेस नहीं थी, आप अगर मैं मिसाल दे देता हूँ, आप फ़लस्तीन का मिसाल देख लें, आप बाकी ममालिक का मिसाल देख लें, किस तरीके से बेदर्दी के साथ लाखों लोगों को वहाँ पे शहीद किया गया, मासूम औरतों को वहाँ पे शहीद किया गया, मासूम बच्चों को वहाँ पे शहीद किया गया, बुज़ुर्गों को वहाँ पे शहीद किया गया, और लोगों की नस्लें तबाह हो गई क्योंकि वहाँ पे उनके पास इस तरह से ऑर्गेनाइज जो है वो उनकी अपनी मिलिट्री नहीं थी और उनके पास वो सहूलियात नहीं थी जो कि हमारे मुल्क में हमारे पास हमारे फ़ौजी जवान, हमारी पाक अफवाज जिसने हर महाज में पाकिस्तान का दिफा किया है और उन्होंने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। रिसेंटली ही जो पाक भारत जंग हुई, उस पाक एक बहुत बड़ा स्टेप जो आज लिया है, और इसके बाद ख़वातीन के लिए जितने भी जो बुनियादी हुकूक़ हैं, हम समझते हैं कि ये क्योंकि ये वो भी जो बुनियादी हुकूक़ हैं, हम समझते हैं कि ये वो महकमा रहा है जो ख़वातीन का, ख़ास तौर पर जो किसान ख़वातीन हैं, उन पर इतना कभी भी इससे पहले कभी काम नहीं हुआ। तो ये भी फैसला किया गया कि जो मिनिस्टर हैं वो उनके साथ लेबर मिनिस्टर और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साथ मिलकर जब ड्यूटी पे जा रहे होते हैं तो अपने वालिदैन से ये कह के जाते हैं कि जी दुआ करें कि हमें अगर कुछ भी हो तो हमें शहादत का रुतबा मिले। उन शोहदा की फैमिलीज़ की दिल आज़ारी हुई है, ना सिर्फ उन शोहदा की फैमिलीज़ की दिल आज़ारी हुई है, ना सिर्फ उस शोहदा की फैमिली की दिल आज़ारी, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के हर उस पाकिस्तानी की दिल आज़ारी हुई है। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि एक नहायत ही मोतबर सियासतदान हैं, उनकी हम बहुत इज़्ज़त करते हैं, मौलाना साहब इस बयान को वापस लें। ये मेरी गुजारिश होगी, इल्तिजा होगी, क्योंकि उनकी भी सब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उनको चाहिए कि इस तरह के अल्फाजात ना इस्तेमाल करें, इस तरह के बयानात ना दें, उन बयानात को वो वापस लें। और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई इंसान का कोई रुतबा कम ऊपर ज़्यादा नहीं हो जाता। कोई भी चीज़ हो सकता है कि उनका मकसद वो ना हो कह गए हों, तो कोई भी चीज़ ऐसी जो आप कभी रवां बयानी में या किसी जगह पे आपने कह दी, उसके अल्फाज वापस देने से आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि जी आपने जो देखे जी आप जो है आपने अपनी बयान वापस ले लिया। इससे आपका रुतबा बढ़ता है, इसकी आपकी पोजीशन बड़ी होती है। हम इंसान है, हमसे कभी रवां बयानी में कोई बात गलत निकल भी जाती है, तो अगर मैं किसी से जो है वो अपने अल्फाज वापस ले लूँ या जिनकी मैंने दिल आज़ारी की है उनको अगर मैं माज़रत भी कर लूँ, तो उससे मेरे लिए मैं नहीं समझता कि हमारा कोई ईगो इशू होना चाहिए। और जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सब मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क का एक नहायत ही अहम जुज़ है, और वो चंद बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनके रहनुमाओं को उनके फॉलोइंग है, उनके लोग सुनते हैं, उनके लिए आप एक रोल मॉडल होते हैं। तो आपकी गुफ्तगू गुफ्तगू इस तरह की होनी चाहिए कि लोग उसका कोई मनफी जो है वो चीज़ ना लें। तो मेरी गुजारिश होगी मौलाना साहब से कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है, आप बराए मेहरबानी इस बयान को वापस लें, क्योंकि इस बयान से किसको फ़ायदा हुआ? आपने चलो बयान तो दे दिया। अच्छा, बयान देने से भी मैं एक बात बता दूं कि किसी को भी कम ज़्यादा बोलने से अगले की सेहत पर असर नहीं पड़ता। मतलब जो शोहदा का रुतबा है, आज भी शोहदा का रुतबा सबसे अजीम है। आज भी जो हमारे शोहदा हैं वो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं, आज भी हमारे गाजी जो हैं वो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं। तो उनकी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा, ना ही उनके रुतबे में कोई असर पड़ेगा। लेकिन खुश कौन होगा? आपके इस बयान के बाद
भारत में किस तरीके से उसको शह सुर्खियां मिली, इंडियन मीडिया ने किस तरीके से उसको जो है वो उछाला और किस तरीके से किसको फायदा हुआ। और इस वक्त जब आपके पास पूरे खित्ते में जो पोजीशन चल रही है या पाकिस्तान के अंदरूनी भी कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, अंदरूनी तौर पर भी भारत की प्रॉक्सी से हमारी फोर्सेस लड़ रही हैं, हमारे पास वो प्रॉक्सीज या तालिबान की प्रॉक्सीज से या तालिबान से जिस तरह हमारी फोर्सेस लड़ रही हैं या BLA से हमारी फोर्सेस लड़ रही हैं, तो ये जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं हमारी फोर्सेस की, इसमें तो हमें एक यूनिटी का मैसेज देना चाहिए कि हम पूरी कौम यूनाइटेड है और हम हैं यूनाइटेड, इसमें भी दो राय नहीं है। जब पाक भारत जब ये लड़ाई शुरू हुई तो हर आदमी, मैं समझता हूँ, मुजाहिद था। मैं तो कहूँ 22 करोड़ अवाम हमारे गाजी थे, जो नौजवान बच्चे उस पाक भारत लड़ाई के दौरान सोशल मीडिया पे अपने मुल्क को डिफेंड कर रहे थे और अगर भारत में तनकीद कर रहे थे या भारत को एक्सपोज कर रहे थे, भारतीय प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर रहे थे, वो सारे गाजी हैं हमारे। वो माएँ जो घर में बैठकर दुआएं कर रही थी अपने मुल्क के लिए, अपने उन फौजी जवानों के लिए, चाहे वो सिविलियन की माएँ हों चाहे वो फौजी जवानों की माएँ हों, सब दुआएं कर रहे थे अपने मुल्क के उन फौजी जवानों के लिए, अपने एयरफोर्स के जवानों के लिए। वो सब दुआ को, वो सब गाजी हैं। ये जो लड़ाई हुई थी सब ने लड़ी है। तो आप जब हम पूरी कौम एक हो गए थे और हम एक हैं और इंशाल्लाह ता क़यामत पाकिस्तानी कौम एक रहेगी, तो हम इस तरीके के बयानात के जरिए या किसी भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए किसी को कम ज्यादा क्यों कर रहे हैं और किसको कर रहे हैं। ठीक है, आपको अगर इस्टेब्लिशमेंट की किसी चीज पे एतराज है तो आपको पूरा आईनी इख्तियार है कि आप अपना राय रख सकते हैं। आपको किसी रिजीम पे एतराज है तो आप किसी रिजीम के लिए अगर आपको बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप उन शोहदा को, वो शोहदा क्योंकि शहीद एक बहुत बड़ा रुतबा है, अपनी जान देना एक बहुत बड़ी चीज है। इंसान को इतनी सी चोट जब लगती है तब इंसान जो है क्या तकलीफ से गुजरा होता है और फिर उस तकलीफ के लिए किस तरह हॉस्पिटल्स में भाग रहा होता है और अपने इलाज के लिए जा रहा होता है, क्योंकि उसको अपनी जान कीमती होती है। हम सारा दिन जो भी लोग हमारे मजदूर जो मजदूरी कर रहे होते हैं, जो मेहनत कर रहे होते हैं, वो अपनी जान के लिए, अपने औलाद की जान के लिए कर रहे होते हैं। और अगर कोई माँ और कोई बहन, कोई बाप, कोई बच्चा, कोई भाई अपने किसी बच्चे को फौज में भर्ती करता है तो सिर्फ वो तनख्वाहों के लिए नहीं कर रहा होता। तनख्वाह के लिए 200 और भी कारोबार हैं, बिजनेस लोग उससे बेहतर कारोबार भी कर सकते हैं। वो उस वतन की मोहब्बत के लिए कर रहे होते हैं, वो वतन की मिट्टी के लिए कर रहे होते हैं, उस मिट्टी की हिफाजत के लिए कर रहे होते हैं, एक जज्बे के तहत कर रहे होते हैं। उस जज्बे की कोई कीमत तनख्वाहें नहीं होती हैं। तो मैं समझता हूं कि शायद मौलाना साहब का मकसद वो ना हो, अगर कह भी दिया हो तो उसको वापस लें। मैं वही कह रहा हूं कि जी हमारे पास, हमें इस वक्त अपने इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस को देखना है और एक कौम बन के हम गुलदस्ता हैं, पूरी कौम एक गुलदस्ता है। हम सब एक हैं। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, माजी में किसी से कोई गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हम हैं एक कौम, हमारी पहचान एक कौम है। जब पाकिस्तान भारत जंग हो रही थी, ये मेरे साथी भाई सारे बैठे हुए, हम सब इसी मुल्क में बैठे हुए थे ना। वल्लाह आलम किसी को कोई खौफ था, किसी को कोई डर था, आप सब एक जज्बा था, एक जज्बा था, एक दुआएं भी हो रही थी और दवाएं भी हो रही थी। हर कोई अपने अपने रोल प्ले कर रहा था। कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे कर रहा था, आप साथ ही बैठे हुए, तो कोई सोशल मीडिया पे कर रहा था, कोई इंटरनेशनल मीडिया पे कर रहा था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इंटरनेशनल मीडिया पे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे थे। तो हर एक अपना रोल प्ले कर रहा था। हमारी पूरी कौम ने अपना रोल प्ले किया है। तो हमारा जज्बा वही होना चाहिए और हमें ऐसे कोई भी बयान नहीं देना चाहिए जिससे आप किसी भी उन शोहदा के लिए इस तरह के रिमार्क्स दें। और मैंने फिर कहा कि इन बयानों से किसी शहीद के रुतबे पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन एक मैसेज बुरा जाता है। हमें हमारे इख्तलाफात, मैंने कहा हैं जब होते हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जनरल ज़ियाउल्लाह के खिलाफ जदोजहद की, बड़े वबांग दौल की। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ उसकी मुखालफत की, बड़े वबांग दौल की। डिक्टेटरों के खिलाफ पीपुल्स पार्टी ने जदोजहद की। डिक्टेटरों के खिलाफ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बड़े खुल के मौक़िफ़ रखा, लेकिन कभी भी इदारे को, फौज को और खास खुसूसी तौर पर अपने शोहदा को किसी भी हाल में कभी कुछ नहीं कहा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का मैं
सोच बताऊं कि वो डेवोस में थे, एक भारतीय जरीदे को इंटरव्यू दे रहे थे, एक भारतीय सहाफी ने उनसे पूछा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ही इज माय प्राइम मिनिस्टर, वो मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उसके बारे में किसी और मुल्क में ये बात नहीं करूंगा, मैं अपने मुल्क में बात करूंगा अगर मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई बात करनी हो। तो ये होना चाहिए सोच का तरीका कि आप देखें कि आप इंटरनेशनली पैगाम किस तरह देना चाह रहे हैं। ये मैच्योरिटी होनी चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए, ये अपने इदारों से जज्बा से मोहब्बत होनी चाहिए। मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जनरल ज़िया-उल-हक के खिलाफ जिदोजहद की, मार्शल लॉ के खिलाफ जिदोजहद की, परवेज मुशर्रफ के उस एलएफओ के खिलाफ जिदोजहद की जिसमें कुछ पार्टियों ने एलएफओ को सपोर्ट भी किया। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने परवेज मुशर्रफ को यह भी कहा कि आप वर्दी में भी रहें और सदर भी बने रहें। कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज थी उसमें, अभी रिकॉर्ड उठा के देख लिया जा सकता है कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने परवेज मुशर्रफ को यह कहा कि जी वर्दी में भी रहें और आप साथ साथ में सदारती ओहदा भी संभालें। पीपुल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की, एलएफओ की जो 17th अमेंडमेंट पास हुई थी, पीपुल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की। लेकिन मतलब बात यह है कि जहां पे आप आमरीत की मुखालफत करना कोई किसी भी जमहूरी आदमी के लिए कोई पशेमानी की बात नहीं है पीपुल्स पार्टी की, लेकिन आप किसी इदारे को इस तरह को स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें और खास तौर पर उनके शौदा के लिए ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये नहीं, किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारा कोई भी ऐसा एक्ट जिससे हमारा दुश्मन खुश हो, हमारे दुश्मनों को कोई मौका मिले, हमें उससे गुरेज करना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ मौलाना साहब के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत काबिल एहतराम है और उनसे अपील है और पूरी कौम की उनसे अपील है कि बराए मेहरबानी आप एक कौमी लीडर का आपके पास एक वो है, आप एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए। आप बराए मेहरबानी ये आप समझें कि ये सबके अपील पे आप अपने बयानात को वापस लें और हमें आगे जाएं, अपने आप को मजबूत करें, अपनी कौम को मजबूत करें, अपने इदारों को मजबूत करें। और वो इदारे जो इस वक्त देखें कि पूरी दुनिया में इस्लामिक वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जिसमें कोई मैली आंख नहीं रख सकता। क्यों कि इस मुल्क को कायदे अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने एटमी ताकत दी, क्योंकि इस मुल्क को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। इस मुल्क के पास अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन आर्मी है, बेहतरीन एयरफोर्स है, बेहतरीन नेवी है। हमारी एयरफोर्स ने जिस तरीके से भारत के राइफल जहाज गिराए और भारत को इबरतनाक और दर्दनाक शिकस्त दी, आज दिन तक भारत उस शौक से निकल नहीं सका। तो ये हमारी फौज, हमें इस पर फख्र करना चाहिए। ये हमारे फौजी जवान, हमारे भाई हैं, इन पर हमें फख्र करना चाहिए। ये अगर सियाचिन में जो है वो अपने उस माइनस उस टेम्परेचर में जाके बंदूक लेकर खड़े हुए हैं तो वो सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं खड़े हुए। यही लोग अगर मुख्तलिफ जगहों पर सख्त गर्मियों में, अगर रेगिस्तान में, थर के डेजर्ट में या कहीं और चोलिस्तान में ये बंदूक लेके खड़े हैं तो ये तनख्वाहों के लिए नहीं खड़े हुए, ये इस जज्बे के लिए खड़े हुए। हमें उस जज्बे का एहतराम करना चाहिए, उस जज्बे के लिए हम सबको मिलकर उनका साथ देना चाहिए और हम साथ हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को भी एड्रेस किया जाएगा। बाकी ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये मुल्क हम सबका मुल्क है। हमें सबको मिल के, कोई भी किसी को ये ना समझे कि जी कि हम लोग अपनी लाइंस क्रॉस कर लें। हमें सबको मिल के इस मुल्क के मसाइल को हल करना है। मुल्क में मसाइल हैं, मुल्क में चैलेंजेस हैं। आप देखें कि आपके पास इस वक्त किस तरीके से आपके हर फ्रंट पे जो है प्रॉक्सीज मुख्तलिफ ममालिक की आपको शिकस्त देने के लिए दो चार हैं। वो कोशिश कर रही हैं कि आपको शिकस्त मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आपकी और हमारी फोर्सेस उनका मुकाबला कर रही हैं, सब ने मिलकर कर रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की भी उतनी जिम्मेदारी है, हमारी मिलिट्री लीडरशिप की जिम्मेदारी, सब ने मिलकर, हमारी बिजनेस कम्युनिटी की भी, हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट ने, सब ने मिलकर इस पाकिस्तान को आगे करके लेकर चलना है, क्योंकि हम सब एक हैं। हम इसको डिवीजन में छोड़ दें कोई कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का है। मैं ये भी ना छोड़ूं कि जी आप एमक्यूएम के साथ मेरे इख्तलाफ कितने हैं, मेरी पार्टी के या पीटीआई के साथ क्या इख्तलाफात हैं या किसी जमात इस्लामी के साथ क्या इख्तलाफात हैं, सबको एक साइड पे हम रखते हैं। हमें अपने मुल्क के लिए इस तरह के सेंसिटिव इशूज में हमें सबने एक होना है। ठीक है, सियासत होती रहेगी, इख्तलाफात होते रहेंगे, हमारी आपस में तलखियां भी होती रहेंगी, कभी इक़्तिदार हमें मिलेगा, कभी इक़्तिदार नहीं मिलेगा। जब भी इक़्तिदार ना मिले और मिले, लेकिन हमारी सोच कम से कम अपने सेंसिटिव चीजों के लिए, अपने इदारों के लिए एक होनी चाहिए। शाहिद साहब, मौलाना साहब की इस तकरीर के बाद मौलाना साहब के ऊपर केस भी दाखिल है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 भी लगाया जाए। शायद मौलाना साहब नाराज है तो वफाकी सरकार को सिर्फ नेगोशिएशन करनी चाहिए या नहीं? देखिए जी, मैंने आपको कहा कि मौलाना साहब एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है
उनके लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है और उन्होंने एक चीज़ की जिसकी मैंने पूरी तमीद बांधी कि जी बेहतर है, मेरी उनसे गुजारिश है, इल्तिजा है और एक इज़्ज़त का रिश्ता है कि वो अपने बयान को वापस लें। मेरे ख्याल से उससे उनके तद्दुकात में और इजाफा होगा। सर कौम महंगाई से बहुत परेशान है। कल वजीर आजम एक और पेट्रोल बम न गिरा दें, तो उस हवाले से वफाकी हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि जो बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतें वो कम करें या कल इजाफा ना करें। इस हवाले से आप कुछ कहेंगे? देखिए जी, हम समझते हैं कि जो भी इस वक्त हालात हैं और इंटरनेशनल हालात में सबको कड़ी नज़र रखनी चाहिए। मुझे ये ठीक है प्राइम मिनिस्टर आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी के, लेकिन मुझे ये इत्नाज़ा है जो भी फैसले करेंगे वो कौम के और मुल्क की इकॉनमी को देखकर करेंगे। अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल गिरेगा तो ज़रूरी तौर पे है कि पाकिस्तान भी उसको उन कीमतों को रिड्यूस करे। अगर खुदा न खासा वहाँ पे कोई और मज़ीद गल्फ़ में टेंशन होता है और जो इंटरनेशनल सिचुएशन देख रहे हैं उसमें कोई टेंशन होता है, तो अगर महंगा होता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि अपनी जेब में से भरे। और जो भी आप मार्केट देख रहे हैं वो इंटरनेशनल मार्केट 60 फ्लैक्चुएट कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट या बढ़ रही है या कम बढ़ रही है तो उनको भी बढ़ाना पड़ता है, जब कम हो रही है तो उनको भी कम करना पड़ता है। शरीफ साहब ये बताएं कि कल जो है मिलर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची प्रेस क्लब में, उन्होंने ये कहा है सिंध हुकूमत के बारे में उन्होंने कम और पंजाब हुकूमत के बारे में ज़्यादा कहा है कि उन्होंने गंदम की गलत पॉलिसी दी, जिसकी वजह से उनका कहना है कि 46 लाख गंदम की जो है बोरियां वो वहाँ से किस्सत कर अफगानिस्तान। कल वो मिलर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और दूसरी छोटी बात है, आपके पीछे थोड़ा 4 कदमों के बाद माहौल का पैलेस आता है, उसमें एक पिटीशन आई है, आपके साथ कासिम नबी साहब हैं, उनकी अमीर का नाम भी है कि उन्होंने वहाँ पर एक पिटीशन दाखिल की है कि वहाँ पर माउंटा पैलेस के करीब एक तामीरात हो रही है जो कि माउंटा पैलेस की तारीखी इमारत को नुकसान पहुँचा रही है। आज मुख्तलिफ अखबारों में रिपोर्ट भी हुआ है, इस बारे में आप कुछ बताइए। जी अरबाब साहब, जहाँ तक आपने बात की पहली वाली, और इस पर मैं ये कहूँगा कि जो मिलर्स जो हैं, पंजाब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाई, सिंध गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाई और उसमें यही था कि सिंध गवर्नमेंट ने तो बहुत ज़्यादा मैं समझ लीनियंट पॉलिसी बनाई। हमने किसान कार्ड के ज़रिए लोगों को खाद भी मुफ्त में दी, हमने बीज भी मुफ्त में दिया ताकि लोग को इनकरेज करें। फिर मैंने कहा कि जो होल्डर्स थे उन्होंने उनकी ये नेग्लिजेंस है या उनकी लालच है कि उन्होंने जो है कोशिश किया कि गंदम को जो है वो करें। जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है, चूँकि अफ़गान बॉर्डर सील है तो मैं नहीं समझता कि गंदम पंजाब के अफ़गानिस्तान गई होगी। मैं वही बोल रहा हूँ कि यह सिंध से गंदम जो है वो बहुत बड़ी तादाद में पंजाब गई है, ये इसके शवाहिद हमें मिले और बहुत बड़ी तादाद में गई है। फिर हमें लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने कहा कि आपने पाबंदी क्यों नहीं लगाई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें इजाज़त नहीं देता कि एक सूबे से दूसरे सूबे में हम किसी भी कमोडिटी की तरसील को या उसको हम लोग रोक सकें। जहाँ तक दूसरी आपने मोहाटा पैलेस की बात की, मोहाटा पैलेस वाली बिल्कुल पिटीशन आई है और उस पर कोर्ट ने जो है उनको जो मना भी किया है। और पहले जो उनको जो हमारे एक डिपार्टमेंट था हेरिटेज का, उन्होंने कोई एनओसी दी थी, फिर उन्होंने एनओसी उसकी कैंसिल भी की थी। शायद वो ग्राउंड+3 में जाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ये खदशात है कि मोहाटा पैलेस जो कि एक बहुत ही तारीख़ी उसकी एक अफादियत है, वन ऑफ द एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग भी है और फातिमा जिन्ना साहिबा का जो है वो रिहाइश भी उनमें आखिरी दिनों में उनकी वहाँ पे थी। तो मोहाटा पैलेस की एक बहुत बड़ी अफादियत है, उस पर हुकूमत भी एक्शन ले रही है और अभी कोर्ट ने भी उनको रोक दिया है। राजपुर साहब, हाँ 1,72,000 सॉरी 1,72,000 टन। यस नहीं, मैं सोशल मीडिया के किसी बात का जो है ना मैं जवाब नहीं दूँगा। जो आपका जब टीवी चैनल खबर चलाएगा फिर मैं जवाब दूंगा उसका। ये बताइए, एक धरना चल रहा है गुज़िश्ता 20 दिनों से बगरलो बाईपास पे धरना लगा हुआ है। सिर्फ के 20 बच्चे हैं जो अभी तक मिसिंग है, जिसमें बिरयानी शामिल है, उसके लिए धरना था। अभी 20-21 दिन हो गए। कल उन्होंने बगरलो बाईपास मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। कोई भी ट्रैफिक वो कह रहे हैं कि पंजाब की तरफ जाने नहीं देंगे, सिंध और पंजाब के दरमियान जो बॉर्डर है तो वहाँ पे उतरना है। वो प्रिया कुमारी कब कामयाब होगी और जो मुजाहिर बैठे हुए हैं उनसे बात करने के लिए सिंध हुकूमत कोई इक़दाम ले रही है? देखिए जी, प्रिया कुमारी वाला जो वाक़या इस पर बहुत एक सेंसिटिव इशू भी है और उस पर बहुत सारे लोग उस पर अपना जो सरकारी मौक़िफ़ आ भी चुका है।
आपने आईजी साहब से भी कुछ दिन पहले शायद बात की थी और उससे पहले भी सारी बातचीत हुई है, तो इस पर मेरे ख्याल से मैं कमेंट नहीं करूँगा। जो हुकूमत के बस में बात है, हुकूमत सारी चीज़ें वो कर रही है। हामिद साहब, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस खान खनी साहब ने वार्निंग दी है सभी हुकूमत को कि शहरी हुकूक दें, वरना फैसला खुद जो है वो मार्का होने जा रहा है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो एक धरना देंगे। धरना ना दें उनको बोले। आपने बोला मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या जी, वो कह रहे हैं कि हाँ कि जी वो बोले धरना दे, धरना ना दें उनको बोले एक काम करें, पहले वफाकी वजारत से इस्तीफ़ा दें, फिर आप जो है अपनी सीट से इस्तीफ़ा दें और उस पर बाई इलेक्शन करवा देते हैं, ताकि फिर पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से उस सीट पे बैठे हैं। तो जो भी ये बात कर रहे हैं उनको बोलें कि खासतौर में एमक्यू की बात कर रहा हूँ कि ये रोज़ाना आके सिर्फ, असल में क्या कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस वक्त और कोई चीज़ बची नहीं है, सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस रिलीज़ों के ज़रिए चल रही हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़। और इनको जब भी इनको कोई कराची के आवाम के लिए बड़ा कोई दर्द रखते हैं ये लोग, तो इनको मेरी गुजारिश है कि इस्तीफ़ा दें पहले वो फेडरल गवर्नमेंट से, फिर रिज़ाइन करें अपनी सीट से और करा दें बाई इलेक्शन। देखते हैं कि आपको पब्लिक की, कराची की पब्लिक जो है वो किस हद तक आपको पसंद करती है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी काजी साहब, काजी वन, हाँ अभी तक पानी जो फसल हो रही है सिंध में, उसमें पानी का वफाक से जो है वो पैसा असल तरीके से नहीं दे रही है, जो सिंध के लिए बड़ा मसला पैदा हो रहा है। और आपकी हुकूमत ने वफाक से रब्ता भी किया है, लेकिन अभी तक सूरत वहीं की वहीं है। इसके हवाले से क्या राय है? देखिए जी, पानी के हवाले से मैं बिल्कुल वाज़ेह करके बता दूं कि शॉर्टेज है और उस शॉर्टेज के ख़िलाफ़ जो है हुकूमत सिंध ने, चीफ़ मिनिस्टर साहब ने कई खतूत इरसा को और प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखे हैं कि जो अकॉर्डिंग टू 91 अकॉर्ड जो शेयर हुकूमत सिंध को मिलना चाहिए, हुकूमत को, सिंध सूबे को, सॉरी, वो सिंध को वो शेयर पूरा उसका दिया जाए। काजी साहब, बन रहा है कि जो ज़्यादा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बोलता है तो शायद उसको आगे जाके इन फ्यूचर एक अच्छा ओहदा भी मिल जाता है। तो ये तासुर क्यों करता है? मैं इस तासुर को, आपकी सोच में तासुर हो सकता है, मेरी नज़र में सोच नहीं हो सकती। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का मैंने देखा है कि आपकी बात दुरुस्त है कि हमने मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स को देखा कि जो कि इस तरह की बातें करते हैं, और ख़ास तौर पे जब वो हुकूमत में नहीं होते हैं तब इस तरह की बातें करते हैं। अगर आप पीपल्स पार्टी को देख लें, पीपल्स पार्टी कि जब जनाजे भी उठा रही होती है अपनी लीडरशिप के, जब शहादतें भी ले रही होती है, जब कोड़े भी खा रही होती है, तभी भी कभी उन्होंने इदारों को के ख़िलाफ़ बात नहीं की पीपल्स पार्टी ने। यस, मैंने कहा कि हमने ज़िया-उल-हक के ख़िलाफ़ भी जदोजहद पीपल्स पार्टी ने की, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी की, क्योंकि आपने डिक्टेटरों के ख़िलाफ़ आपने जदोजहद की। आप कभी इस तरीके से, कभी आप शोधा को कभी बात करें या पूरे इदारे को आप कंट्रोवर्शियल बनाएं, ये मुनासिब बात नहीं। और फिर मैंने ज़्यादा तफसीली बातें नहीं की कि मैंने आपको, बल्कि एक छोटी सी बात मैंने कही थी कि आप LFA को भी देख लेते, 17 अमेंडमेंट को भी देख लें, और किसने परवेज़ मुशर्रफ साहब को ये कहा, हालांकि ये बात ये भी हुई थी ना कि आप जो है इलेक्शन कर लें और देख लें और फलानी बात, तो आप देख लें कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को वर्दी समेत ये इजाज़त किसने दी कि आप ऐवान सदर में बैठ सकते हैं। उसमें कौन कौन सी जमातें थी? उसमें MMA भी थी। थोड़ा तारीख़ इतनी पुरानी तारीख़ नहीं है, देखिए MMA भी थी, और MMA में किस किस की, लेकिन सब चीज़ों से हटकर एक निहायती एहतराम का रिश्ता होना चाहिए हमारा। और अगर किसी से कोई बात गलत हो गई है तो उसको गलती मान लेना जो है वो मैं समझता हूँ एक बुर्दबाराना मोतबराना काम है। मोतबर लोग ही अपनी गलती मानते हैं, अगर मान लें तो उसमें कोई बात वो बुरी नहीं होगी। संजय, आप क्या समझते हैं कि वफाकी हुकूमत का रवैया सिंध के साथ अब तक दोहरा है, वो सिंध को सोते रहे समझिए? देखें जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये हमेशा से ये होना चाहिए कि आपका पोर्ट जो है वो कराची में, तो कभी कोई काम शुरू करते तो पहले इमारत आप बनाते हो, पहले फाउंडेशन से बनाते हो ना। आपकी फाउंडेशन कराची है, पूरे पाकिस्तान की मुआशी फाउंडेशन कराची है। ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि पूरे बाकी सारी जगहों से, नॉर्दर्न एरिया से, पंजाब में तो अब डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी मोटरवेज बन रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के फंडिंग से।
लेकिन सिंध में जो सबसे बॉटल नेक है आपकी कराची से और पंजाब मिलाने वाली सड़क जो है, अभी तक उस पर कोई एक भी मोटरवे नहीं है। सिंध भर में कोई एक भी मोटरवे नहीं है जिसको फेडरल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है। और आज भी अगर फेडरल गवर्नमेंट उसी तरीके से ये इस तरीके मतलब पॉलिसी रख के बैठी हुई है कि जी बाकी वो अपने ज़िलों को मिला रहे हैं क्योंकि आप वफाकी हुकूमत में बैठे हैं, और आपने उस सूबे को जो आपको रेवेन्यू दे रहा है, जो आपका पोर्ट सिटी है, जो पाकिस्तान का मुआशी शहरग है, उसको आप अगर बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी रख रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये उस सूबे के साथ भी ज़्यादती है, ये पाकिस्तान की मईशत के साथ भी ज़्यादती है और पूरे पाकिस्तान के साथ जाती है। जी ये बताइएगा कि आप सिंध के स्थानों की बड़ी तारीफ करते हैं, तो हाल ही में नासिर शाह किसी इलाज के सिलसिले में दुबई में है, तो ऐसी कौन सी बीमारी है जिनका इलाज सिंध में या कराची में? देखिए जी, तमाम इलाज जो हैं कराची में एक से एक हॉस्पिटल है और तमाम इलाज होते हैं। नासिर शाह साहब इलाज कराने दुबई नहीं गए थे, मैं थोड़ा वादे कर लूँ, ये काफ़ी क्रिटिसिज्म आया। वो दुबई में मौजूद थे, वहाँ पे उनकी तबीयत ख़राब हुई, फिर हॉस्पिटल में गए। अगर वो कराची में होते तो कराची में ही उनका इलाज होता, और कराची में एक से एक हॉस्पिटल मौजूद है। अगर मैंने आपको बताऊंगा, मुझे अगर हार्ट अटैक हैदराबाद में हुआ तो मैं हैदराबाद से कराची तो नहीं आऊँगा। इसी तरीके से अगर कोई दुनिया के किसी मुल्क में मौजूद हो, कोई लंदन में मौजूद हो, उसको कोई दिल की बीमारी हो, तो वो तो नहीं वो इलाज करवाने के लिए वो आएगा पाकिस्तान। तो ज़ाहिर है, मैंने कहा कि सिंध में आज भी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं जिसमें हर बीमारी का अल्हम्दुलिल्लाह इलाज होता है, और टॉप ऑफ द पूरा पाकिस्तान के इलाज यहाँ पे करवाता है। तो शाह साहब ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे और वहीं पे उनको तकलीफ हुई, तो इसीलिए वहीं पे इलाज। एक राना साहब, सवाल किया सरकार वो भी आप हैदराबाद कराची जैसा मोटरवे बनवाएंगे या आप वफाक से कहेंगे भाई बाकायदा मोटरवे होना चाहिए? सेकंड ये कि आपने सीएम ने स्पीच में ऐलान किया था कि टैक्स फ्री बजट है, टैक्स फ्री बजट होना और बजट टैक्स फ्री बजट होना और टैक्स में इजाफा करना एक ही चीज़ है। क्योंकि जो जितने भी आपके टूल है जिसमें हुकूमत देती है उन सब में एकदम इजाफा कर देंगे 1 जुलाई से। टैक्स फ्री होना और टैक्स में इजाफा करना, इनमें क्या फ़र्क होता है? देखिए, टैक्स फ्री का मकसद ये होता है कि आप किसी भी अशियाओं की ख़रीद और फ़रोख्त पे आप टैक्सेस जब नहीं लगाते, हम कहते हैं ये टैक्स फ्री बजट है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ पे, कमोडिटीज़ पे कोई टैक्सेस नहीं लगे और किसी चीज़ों पे टैक्सेस, नई ड्यूटियाँ नहीं लगी हैं। जहाँ तक आपने बात की, वो प्रोजेक्ट्स जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमारे टोल्स चल रहे हैं, जो एरियाज चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हैदराबाद में खास रोड उस पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहा है, हमारा झिरक मुलाकात पब्लिक प्राइवेट में जा रहा है, आपका शारा भुट्टो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सारे, तो वहाँ पे जो एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम में, और उनको फिर जो उनके जो रेट्स दिए गए हैं वो सारे उनके एग्रीमेंट्स में शामिल हैं। तो कोई नया टैक्स गवर्नमेंट ने जो है वो शामिल नहीं किया। अच्छा सर जी, ये आईने पाकिस्तान में है कि किसी भी सूबे की वहदत के खिलाफ बात करना आइन के खिलाफ है। यहाँ मुख्तलिफ जमातें, मुख्तलिफ सियासी शख्सियात रोज़ाना सिंध की तकसीम की बात करती हैं, रोज़ाना सिंध को वफाक के हवाले करने की बात करती है, रोज़ाना नए यूनिट बनाने की बात करती है। सिंध हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही? देखिए, एक्शन वो चाहती इसलिए हैं। जमाली साहब, आप तो बहुत पुराने सहाफ़ी हैं, आपको ये समझना चाहिए कि ये क्यों करते हैं। इनको पता है कि नहीं हो सकता, मतलब, और हम भी कहते हैं इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। जो आपको ये कहते हैं कि जी नए सूबे बनाएं और सिंध को 6 सूबों में करें, अगर ये तो आप भी कह सकते हैं कि 15 सूबे बना लें, तो नहीं हो सकता। उसके लिए तरीका है, आईन पाकिस्तान ने तरीका दिया हुआ है कि पहले आपने पार्लियामेंट से पास करवाना है, फिर उस सूबे की असेंबली ने 2/3 मेजॉरिटी देनी। जब एक चीज़ उनके पास है नहीं तो उनके कहने से फ़र्क क्या पड़ता। और आप वाली बात कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते, तो वो चाहते ही हैं कि हम कोई ऐसा एक्शन लें जिससे उनको अपनी मुर्दा सियासत को जगाने में उनको मौका मिले। मैंने आपको मोटरवे वाला बता दिया था, मैंने ऑलरेडी कह दिया था कि जी मोटरवे अभी तक सिंध भर में कोई एक भी मोटरवे नहीं है। जी का जो है वो टेल एंड में सूबा सिंध है, इससे होगा। पानी के हवाले से जो जितने भी थे एक पे भी अभी तक फैसला इस साल नहीं किया है। बाकी बैन सूबाई जो मुआहदे हैं उन पर अमल होता है, मगर पार्टनर कार्ड पे अमल नहीं होता। कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हर साल सिंध गवर्नमेंट तक लिखती है, हर साल सिंध गवर्नमेंट होती है, मगर मसले का हल नहीं निकलता। देखिए जी, एज अ जिम्मेदार हुकूमत आप क्या कर सकते हो? एज ए जिम्मेदार हुकूमत आप इंटीमेट पहले शिकायत कर सकते हो
फिर इंटीमेट कर सकते हो, फिर एहतजाज कर सकते हो। और एहतजाज का मकसद सिर्फ सड़कें ब्लॉक करना एहतजाज नहीं होता। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एक फैशन बन गया है, कोई भी रोड ब्लॉक कर दो किसी भी चीज़ को मंजूर करवाने के लिए। बीच में जिस तरीके से कैनालों पे भी हुआ, सारी चीज़ें भी हुई, मैं आपको बता दूं वो प्योरली पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि हम नहीं करने देंगे। और पीपल्स पार्टी ने, आपने देखा कि वो बातचीत के ज़रिए ही प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जब अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराया, फिर मीटिंग, 1 मीटिंग हुई, 2 मीटिंग हुई, 10 मीटिंग हुई, सब ने अपना रोल प्ले किया और फिर उसको कैंसिल किया गया। तो आज भी जब आपने बात की कि इरसा के साथ, इरसा का जो जिम्मेदारी है कि 91 अकॉर्ड के तहत तमाम सूबों को पानी का शेयर मिले, वो इरसा नाकाम जा रहा है फेडरल गवर्नमेंट की, उसमें हम देखते हैं कि उसमें नाकामी है। तो उसके हम एहतजाज करते हैं, हम एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं और कोई मैकेनिज्म हमारे पास ज़रा एहतजाज की हुकूमत के पास होता है, उसको हम हर प्लेटफॉर्म पे करते हैं और बड़े स्ट्रांगली करते हैं। और उसके बाद ये नहीं कि एहतजाज के बाद वो कुछ होता नहीं, एहतजाज के बाद फिर पानी मिलना शुरू हो जाता है, फिर कभी बीच में डंडी मारते हैं, फिर हम एहतजाज करते हैं भाई हमें पानी पूरा चाहिए हमारा। तो यही तरीका है और यही तरीका होना चाहिए कि आप डेमोक्रेटिक वे में, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में और अखलाक के दायरे में अपने एहतजाज रिकॉर्ड करें और अपने मुतालबात को मंजूर करवाएं अपने लोगों की बेहतरी के लिए। जी आप बताएं। मैं समझ गया सवाल। जो भी बिजली के, पानी के, गैस के इशू हैं उसमें इशू है। इस गर्मी के हालात में भी जुलाई चल रहा है, सिंध के देही इलाकों में जो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है और शहरी इलाकों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग है। उस पर हमने उनको बोला भी है, फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी वह अंदर जो है हेस्को, सेपको, उनको भी कहा यहाँ के इलेक्ट्रिक इशूज़ हैं, उनकी नाअहली हैं, उस पर हमने उनको ज़रा भी, आपके महकमे हैं वफाकी, बट ये महकमे नाअहल महकमे हैं। अनफॉर्चुनेटली आपका हेस्को सेपको नाअहल तरीन महकमे के इलेक्ट्रिक जो है वो सिर्फ माल बटोरने में पूरा है, लेकिन वो उसके बाद जो उनके जो नेटवर्क है उस पर वो ख़र्चा नहीं करते। और उनकी जो नाअहली है वो ये है कि वो कलेक्टिव पनिशमेंट देते हैं जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी है। कि अगर एक मोहल्ले में 6 आदमी बिल दे रहे हैं और 2 आदमी बिल नहीं दे रहे तो पूरे मोहल्ले का को आप कहते हो कि लाइन लॉसेज हैं और लाइन लॉसेज की लोड शेडिंग कर दो, ये गैर कानूनी बात है। आपका आईन पाकिस्तान इसको अलाउ नहीं करता, लेकिन वो गैर आइनी काम वो कर रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी कैपेसिटी का इशू है। उसूलन ये है कि अगर 2 बंदे बिजली नहीं पे कर रहे, बिल पे नहीं कर रहे, उनकी आप बिजली काट के चले जाओ, उनकी मीटर उठा के ले जाओ। जो पनिशमेंट करनी है पनिशमेंट, FIR काटनी है FIR काट दो। आपके किसी ने पैसे खाए हुए आप FIR काट दो, उनको अरेस्ट करो, कोई बोलेगा नहीं। लेकिन क्योंकि आपके पास इतनी मेहनत नहीं है, इतना मैन पावर नहीं है कि आप इतनी माइक्रो मैनेजमेंट कर सकें। आप पूरे मोहल्ले की बिजली काट देते हो, ट्रांसफार्मर उठा के ले जाते हो। ये नाअहली गैर कानूनी काम है जिस पर हमने हमेशा असेंबली से अपने इसके रेजोल्यूशन भी इसके खिलाफ पास किए हैं और चीज़ों को हमने हाईलाइट भी किया है। जी फयाज साहब, सेकंड लास्ट। कुछ भी हुकूमत नहीं कर रही, तो लोग महफूज भी नहीं हैं, लोगों को मारा जा रहा है। दूसरी जानब फ्लोर मिल्स का आपने जिक्र किया, तो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि 45 या 85 अरब जो सब्सिडी दी जाती है वो सब्सिडी न सिर्फ किसी अंधे कुएं में फेंकी जाती है, इससे कोई यूनिवर्सिटी हर साल बनाई जा सकती है, तो इस तरह के पैसे ज़ाया क्यों जाते हैं? वो जो हुकूमत का नर्क है उस पर आटा फराम करने के लिए तैयार है, तो उनसे बात क्यों नहीं की जाती? खैर मैं नहीं समझता कि उतने इंपॉर्टेंट उन्होंने कोई बात की उस पर जवाब दें। मैं आपको बता दूं कि फेडरल गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है, तो सारी सब्सिडियाँ बंद कर दें। असल में वो वफाकी वज़ीर हैं, उनको शायद सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो गरीब आदमी है ना उसको सब्सिडी की बहुत ज़रूरत है और उस गरीब आदमी को सब्सिडी मिलनी चाहिए। जहाँ तक आपने उनको पहली बात क्या बताई, हाँ नहीं, और दूसरा क्या इशू बताया, एक सब्सिडी का बताया, दूसरा क्या अमन का, यस, लॉ एंड ऑर्डर की। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल लेते हैं।